हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ताकि देखिए आपको मैं ये अनसॉल्व पेपर जो है सेट नंबर 5 करा रहा हूँ इसमें, ठीक ना। 2024 के जो आपके जीव विज्ञान में के हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन हो चुके थे। प्रश्न नंबर 5 तक का ख तक हो चुका था, ये प्रश्न नंबर 5 का ग बचा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग आगे लेकर चलते हैं। देखिए क्या है लसीकाणु क्या है। हमारे रक्त में मौजूद दो विशेष प्रकार के लसीकाणुओं के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लसीकाणु एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, जो अंतराकोशिकीय स्थानों या अवकाश में भरा होता है। इसे अंतरकोशिकीय अंतरकोशिकीय द्रव भी कहते हैं। इनमें प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन तथा रक्त कणिकाएं जिन्हें लसीकाणु कहते हैं, ठीक है। लसीकाणु हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर यह रंगहीन द्रव होता है जिसमें बहुत कम प्रोटीन होते हैं, ठीक ना। जो आपके लसीकाणु होते हैं ये क्या होते हैं, रंगहीन द्रव होते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, बहुत कम क्या होता है, प्रोटीन होते हैं। अब देखिए इसमें एक और है, लसीकाणु दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं लसीकाणु जो होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन से, बी लसीकाणु और एक टी लसीकाणु। इनके कार्य देखते हैं। देखिए बी लसीकाणु क्या है, ये कोशिकाएं ये कोशिकाएं शरीर में प्रवेश करने वाले विषाणु और जीवाणु जैसे रोगजनकों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी नामक प्रोटीन बनाती है। जो आपके बी लसीकाणु होते हैं, ये कोशिकाएं शरीर में प्रवेश करने वाले विषाणु और जीवाणु जैसे रोगजनकों से लड़ने के लिए क्या बनाती है, एंटीबॉडी नामक प्रोटीन का निर्माण करती हैं, ठीक है। और टी लसीकाणु क्या होते हैं, ये कोशिकाएं शरीर की अपनी कोशिकाओं पर काम करती हैं। जो आपके टी लसीकाणु हैं ये किस पर, शरीर की अपनी कोशिकाओं पर काम करती हैं जो कैंसर हो चुकी हैं या विषाणु से ग्रस्त हो चुकी हैं। ये कोशिकाएं इन कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं, ठीक है। कैंसर हो चुकी हों या फिर विषाणु से ग्रस्त हो चुकी हों, इन कोशिकाओं को क्या करती हैं, ये टी लसीकाणु जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनको नष्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिख नहीं रहा था, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न नंबर 5 का घ है, पुनर्योगज डीएनए निर्माण के विभिन्न चरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसे देखिए, इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक अभियांत्रिकी भी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, पुनर्योगज डीएनए निर्माण के, ये जो पुनर्योगज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं या आनुवंशिक अभियांत्रिकी भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से इस नाम से भी आएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक अभियांत्रिकी या फिर पुनर्योगज आए तो आप लोग एक ही चीज़ लिखेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला, ठीक ना। ये लिखे चाहे ये लिखे, बात एक ही है। तो यहाँ पर देखिए ये सब कहाँ मिलेगा, आपका सेट नंबर 2 मिलेगा, 348 GH में। प्रश्न नंबर 4 के ख में हो चुका है, वहाँ पर जाकर देखिए, ठीक है। वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो हम भी आपको दिखा सकते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर हो चुका है, आप लोग जाकर वहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 देखिए यहाँ पर, प्रश्न नंबर 6 का क है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक ना। क्या है, स्व प्रतिरक्षा रोग है और ओपियाइड्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर पहला देखिए, स्व प्रतिरक्षा रोग क्या है, कभी कभी आनुवंशिक व अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है। जब व्यक्ति के स्वयं का प्रतिरक्षा तंत्र उसकी स्वयं के शरीर की कोशिकाओं की प्रतिजन मानकर नष्ट करने लगता है। इस स्थिति के कारण उत्पन्न असामान्यता को ही स्वप्रतिरक्षा रोग कहते हैं। उदाहरण देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हमें बता दें, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल है आमवाती संधिशोथ है, और ये हाशीमाटो रोग आदि, ठीक ना। इसके क्या एग्जाम्पल है। अब देखिए ओपियाइड्स है, ओपियाइड्स को हम लोग किस में कर चुके हैं, सेट नंबर 4 में कर चुके हैं, जिसका कोड नंबर है 348 GJ में। प्रश्न नंबर 6 देखें, प्रश्न नंबर 6 का ग देखें, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, ओपियाइड्स को। देखिए यहाँ पर है, ओपियोइड ड्रगों को एक उदाहरण से परिभाषित कीजिए। देखिए ये ओपियोइड जो होता है एक ड्रग होता है, ठीक ना, ड्रग्स होता है। तो यहाँ पर देखिए ओपियोइड ये वे यौगिक हैं जो केंद्रीय और परिधि तंत्रिका तंत्र तथा जठरांत्र मार्ग में मौजूद ओपियोइड रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं, ठीक ना। ओपियोइड का उपयोग आमतौर पर दर्द निवारक के रूप में किया जाता है और दर्द से राहत के लिए और दस्त में भी
दस्त में भी दवा के रूप में दिया जाता है। हालांकि उन्हें अक्सर उत्साह पैदा करने वाली दवाओं के रूप में लिया जाता है। ओपिओइड उन आम दवाओं में एक है जिसका कैनाबिनोइड्स के साथ दुरुपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। देखिए कैसे किया जाता है यहाँ पर। ओपिओइड और कोकेन को मादक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। ये तो आप लोग जानते हैं, कोकेन कोकेन को जानते होंगे, ड्रग्स होता है। यह लत पैदा करता है। ठीक है, जो आपके ओपिओइड्स है और कोकेन है, ये क्या होता है, यह दोनों लत पैदा करता है और अधिक मात्रा में सेवन सेवन इसका क्या होता है, घातक हो सकता है। ठीक है, यदि लंबे समय तक उपयोग के बाद उन्हें अचानक बंद कर दिया जाता है तो व्यक्ति को वापसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठीक है ना, व्यक्ति को क्या वापसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसमें तो ये देखिए, ये ओपिओइड्स हो गया। ठीक है, ओपिओइड्स हो गया। अब देखिए ये वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, प्रतिरक्षी अणु की संरचना और कार्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो संक्षेप में वर्णन करना है तो यहाँ पर देखिए आपका ये प्रतिरक्षी अणु का संरचना है। प्रतिरक्षी अणु का ये संरचना आपको क्या करना है, इस प्रकार से बना लेना है। ये देखिए आपका ऐसे ये बांड लगा हुआ है। ठीक ना, ये क्या है, ये सब बांड लगा है, बंद है, ये सब बांड से जुड़ा हुआ है। ठीक ना, एक दूसरे से बांड के द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जैसे जैसे ये बना है आपको ऐसे ऐसे ये एक आपका लॉन्ग चेन है। ठीक है, ये कौन सा चेन है, लॉन्ग चेन है, और इसको हम लोग छोटा चेन बोलते हैं, शॉर्ट चेन बोलते हैं। ठीक है, और ये देखिए एंटीजन है, ये एंटीजन बॉन्डिंग है। ठीक है, इसका जो एंटीजन बॉन्डिंग है, ये जो दिख रहा है आपको, एंटीजन बॉन्डिंग है। ठीक है, इसको आप लोग को इस प्रकार से फिगर को बना लेना है। और इसके आगे जो आप इसमें पूछा है कि और कार्य का संक्षेप में कार्य का इसका वर्णन कर लेते हैं। चलिए, कार्य भी पूछा है, इसमें आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर प्रतिरक्षी अणु के कार्य, प्रतिरक्षी अणु के कार्य क्या है। प्रतिरक्षी अणु एंटीजन को पहचान कर और उस पर प्रतिक्रिया करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक ना, सुरक्षा प्रदान करते हैं प्रतिरक्षी अणु। दूसरा है प्रतिरक्षी अणु लसिका और रक्त में पहुंचकर विशिष्ट विशिष्ट रोगाणुओं या उनके विषैले पदार्थों को नष्ट करते हैं। तीसरी पॉइंट है प्रतिरक्षी अणु 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, IgA, IgA, IgM, IgE, IgG और IgD। ठीक ना, ये प्रतिरक्षी अणु के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर चौथी पॉइंट है प्रतिरक्षी अणुओं का उत्पादन बी लिम्फोसाइट्स करती है। कौन करता है, बी लिम्फोसाइट्स करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 6 का ग। पोषी स्तर क्या है। पाचतंत्र में विभिन्न प्रकार के पोषी स्तरों पर टिप्पणी लिखिए। पोषी स्तर देखिए, पौधे अपने विभिन्न अंगों में सौर ऊर्जा एकत्र करते हैं। इन पौधों को शाकाहारी प्राणियों द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मांसाहारी प्राणियों द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार से खाद्य के आधार पर विभिन्न प्राणियों में एक श्रृंखला निर्मित हो जाती है, जिसे खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी पोषी स्तर कहलाती है। जो आपके खाद्य श्रृंखला होती है, खाने की जो श्रृंखला होती है, उसकी प्रत्येक कड़ी जो होती है वो क्या कहलाती है, पोषी स्तर कहलाती है। ठीक है, पोषी स्तर आपका ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए एक इसमें है खाद्य या आहार श्रृंखला नीचे दी गई। तो यहाँ पर देखिए पादप है। पादप को कौन खाता है, जो पौधे होते हैं उनको कौन खाता है, कीट खाते हैं। कीट को कौन खाता है, मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है, सर्प खा जाता है। और सर्प को कौन खाता है, चील या पक्षी खाते हैं। ठीक है, अगर वही चील पक्षी मर जाते हैं तो फिर उन लोगों को कीट खा जाते हैं, कीड़े खाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए उपरोक्त वर्णित खाद्य श्रृंखला में 5 पद कड़ियाँ, ये जो पद आपके दिए हैं ना, ये कड़ियाँ इसी को बोलते हैं, कड़ियाँ है। इनमें से प्रथम पद संपोषी, ये जो आपके संपोषी कहलाता है। इस पद में हरे पौधे निहित होते हैं जो सौर ऊर्जा को अपने विभिन्न अंगों में संचित कर लेते हैं। ठीक ना, क्या कर लेते हैं, ऊर्जा को सूर्य से क्या जो ऊर्जा लेते हैं उनको अपने अंगों में क्या कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए है कि द्वितीय पोषी स्तर में शाकाहारी प्राणी आते हैं। इसे प्रथम परपोषी स्तर कहते हैं। जो आपके द्वितीय पोषी जो शाकाहारी थे, जो कीट थे, जो कीट थे, ठीक ना, वो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ठीक ना, परपोषी स्तर कहते हैं उसे। इसमें कीट जो अपने भोजन के लिए पादपों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, ये पौधे पर क्या होते हैं, पौधे पर निर्भर करते हैं, सम्मिलित होते हैं। वे पौधों में निहित ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। जो पौधों में क्या होते हैं, जो ऊर्जा होती है पौधों में, उसको क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए तृतीय पोषी स्तर में मांसाहारी प्राणी आते हैं। जो तृतीय पोषक
जो तृतीय पोषिता स्तर उसमें कौन कौन आते हैं, मांसाहारी, मेढक, शेर, बाघ आदि, ये सब क्या करते हैं, अपने मतलब जानवरों को खा करके या फिर किसी जीवित चीज को खा करके अपने भूख को मारते हैं। ठीक है। ऊर्जा जो कीटों अथवा अन्य शाकाहारियों में निहित होती है, मांसाहारियों में स्थानांतरित हो जाती है। ठीक ना, किसमें, मांसाहारी में स्थानांतरित हो जाती है। तृतीय, ये देखिए, सर्प को चतुर्थ पोषी स्तर में रखा जाता है, जो ऊर्जा प्राप्ति के लिए मेढक का भक्षण करता है। ठीक ना, जो आपका सर्प था वो किस में आता है, चतुर्थ पोषी स्तर में आता है, जो आपके मेढक उड़क खाते हैं। ठीक ना, उस पे उसका भक्षण करता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 का घ है, अपघटन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अपघटन देखिए ये सेट नंबर 4 में 348 जी जे में प्रश्न नंबर 3 का क देखें। ठीक ना, इसमें हो चुका है, चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं उसको। तो ये रहा आपका अपघटन। ठीक ना, अपघटन को परिभाषित करना था। अपघटन यह एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। जीवों में यह क्रिया अनेक मृत्यु के पश्चात शुरू हो जाती है। इसमें महत्वपूर्ण योगदान सूक्ष्म जीवों का होता है। किसका होता है इसमें योगदान, किसमें, सूक्ष्म जीवों का होता है, जो छोटे छोटे जीव होते हैं। ठीक ना, जो किसी भी जीव के लाश को धीरे धीरे बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। जब खा खा कर क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं, उसे पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा बना लेते हैं। ठीक ना, जो मरे हुए जीव को खा करके उनको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं, या फिर उनको पारिस्थितिक तंत्र का क्या करते हैं कि हिस्सा बना देते हैं। ठीक ना, क्या बना देते हैं इसमें, मतलब उसको समाप्त ही कर देते हैं, मिट्टी बना देते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए आपका ये हो गया। अब ये हो गया तो हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर देखिए अब घटन हो गया। ठीक ना, उसके बाद देखिए परागकण के परजीवी अजीवी एवं जीवी अभिकर्मकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर परागकण के अजीवी अभिकर्मक क्या है, देखिए यहाँ पर जब पराग जब परागण अजीवी अजीवी कारकों जैसे वायु जल के द्वारा होता है तो उसे अजीवी परागण कहते हैं। अजीवी कारकों में वायु द्वारा सर्वाधिक परागण होता है। पहले दूसरा, वायु परागण हेतु परागकण हल्के तथा चिपचिपा रहित होते हैं, ताकि वे हवा के झोंकों के साथ संचरित हो सके। ठीक ना, संचरित हो सके। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे है वायु परागकण में वर्तिकाग्र बृहद बृहद व खुली होनी चाहिए। ठीक ना, बृहद और खुली होनी चाहिए, जिससे परागकण फंस जाए, जिससे क्या हो, परागकण आपके फंस जाए। वायु परागित पुष्पों में प्राय प्रत्येक अंडाशय में एक ही बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक ही बीजांड पाया जाता है, तथा एक पुष्प क्रम में असंख्य पुष्प होते हैं, जैसे कॉर्न कॉब, जैसे भुट्टा होता है ना, भुट्टा देखें आप, जोनहरी देखें ना, जोनहरी की तरह होता है। ठीक है, जोनहरी की तरह होता है। तो यहाँ तक आप लोग का हो चुका हो, तो आगे चलते हैं हम लोग। ये आपका देखिए दूसरा है परागण के जीवी अभिकर्मक। तो वो अजीवी अभिकर्मक थे, ये जीवी। जब परागण किसके द्वारा, सजीवों के द्वारा होता है तो उसे जीवी या जैविक परागण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जीवी या जैविक परागण कहते हैं। अधिकतर पुष्पी पादप परागण के लिए प्राणियों का उपयोग करते हैं। जो अधिकतर पुष्पी पादप होते हैं परागण के लिए प्राणियों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। मधुमक्खियों और तितलियां, बर्र चींटियां, शलभ या कीट पक्षी, जो गुंजन पक्षी होते हैं। ठीक ना, उनकी बात, चमगादड़ आदि सामान्य परागणीय अभिकर्मक हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं इस पर, प्राणियों में कीट पतंग विशेष रूप से मधुमक्खी परागण अभिकर्मक हैं। ठीक ना, बड़े वानरगण जैसे लीमर्स होते हैं, वृक्षावासी होते हैं, जो ठीक ना, सारवा चींटी होती है, कृंतक, यहाँ तक कि कुछ सरीसृप जैसे जैको लिजार्ड और जार्डिन लिजार्ड हैं, भी परागण यहाँ पर देखिए आपको दिख नहीं रहा था, जो आपके देखिए जिको है, लिजार्ड है, और गार्डन लिजार्ड है, भी परागण करते हैं। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, परागण करते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7 का अथवा देखिए, प्रश्न नंबर 7 का अथवा देखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कृत्रिम संकरीकरण, ठीक है, कृत्रिम संकरीकरण है
और ये दूसरा आपका है त्रिसंलयन। तो पहला हम लोग कृत्रिम संकरीकरण देखते हैं। दो भिन्न प्रजातियों के मध्य संकरण संकरण ये कृत्रिम परागण करवाकर नई पादप जातियों के निर्माण की प्रक्रिया कृत्रिम संकरीकरण कहलाती है। ठीक ना, कृत्रिम संकरीकरण कहलाती है। उसके बाद देखिए इसमें क्या कहा है, दो विभिन्न प्रजातियों के मध्य संकरण करवाकर नई पादप जातियों के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम संकरीकरण कहते हैं। ठीक है, कृत्रिम संकरीकरण में वांछित लक्षणों वाली पादप प्रजातियों का चयन किया जाना चाहिए। दूसरी पॉइंट है अवांछित पर परागण से इसे इसे सुरक्षित बचा कर रखना चाहिए। इसे क्या करना चाहिए, सुरक्षित बचा कर रखना चाहिए। कृत्रिम संकरण में निम्न दो तकनीक उपयोग में ली जाती है। उसके बाद देखिए विपुंसन, ये क्या है, कृत्रिम संकरण में निम्न दो तकनीकी उपयोग में ली जाती है। कौन कौन सी, देखिए विपुंसन है और थैलीकरण है। ठीक ना, विपुंसन और थैलीकरण। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम जो विपुंसन देखें इसको हम लोग देख लेते हैं विपुंसन क्या है। देखिए द्विलिंगी पुष्प में कृत्रिम संकरीकरण अथवा वांछित परागण के लिए पराग कोषों को पुष्प की कलिका अवस्था में हटाने की प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। ठीक ना, क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है। थैलीकरण देखिए विपुंसित मादा पुष्प को अवांछित परागकणों के संदूषण होने से बचाने के लिए किसी पेपर बैग से ढकने की प्रक्रिया को थैलीकरण या बोरावस्त्रण या बैगिंग कहते हैं। ठीक ना, इस प्रकार से थैलीकरण और आपके विपुंसन तैयार हुए। त्रिसंलयन देखिए, उसमें दूसरा पूछा था त्रिसंलयन। यहाँ पर देखिए जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संयोजन करके त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष बनाता है, 3 केंद्रकों का यह संलयन त्रिसंलयन कहलाता है। आवृत्तिबीजी पौधों में युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक ना, ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ प्रश्न नंबर 7। ये देखिए प्रश्न नंबर आपका 8 आ गया है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, मानव जीनोम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मानव जीनोम की विशेषता क्या है, देखिए मानव जीनोम में 3 बिलियन से अधिक अर्थात इकाई दहाई से देखिए 3164 इतना करोड़ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक ना, इतना न्यूक्लियोटाइड होते हैं। सामान्यतः एक मानव जीव में लगभग 3000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मानव जीनोम में लगभग 30,000 क्रियात्मक जीन होती है। जो क्रियात्मक जो जीन होती है कितनी होती है, 30,000 होती है। मानव जीनोम का केवल 2% भाग ही प्रोटीन कोडिंग से संबंधित है। जो आपका प्रोटीन कोडिंग है उससे आपका जो मानव जीनोम का कितना भाग है, 2% भाग ही किससे संबंधित है, प्रोटीन कोडिंग से संबंधित है। उसके बाद देखिए इसके बारे में अधिक जानने के लिए सेट नंबर 2 348 GH में प्रश्न नंबर 9 का एक देखें। ठीक ना, इसमें और भी अगर जानना है आपको जीनोम के बारे में, मानव जीनोम के बारे में, उसमें मानव जीनोम की परिभाषा दी गई। ये विशेषता पूछा था तो विशेषता हम लोग आप देखिए जितना पूछा था उतना हो गया। ठीक है, और इसमें अगर मानव जीनोम जो है हेडिंग जानना हो तो उसमें जाकर देखिए सेट नंबर 2 में प्रश्न नंबर 9 देखिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए मानव विकास पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए। मानव विकास पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी देखिए आपका ये प्रश्न नंबर हो चुका है किसमें, सेट नंबर 4 में, और प्रश्न नंबर 9 हो चुका है। ठीक है, सेट नंबर 4 प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए आपका है मानव विकास। ठीक है, मानव विकास पर एक निबंध लिखना है। मानव विकास का उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता को सुधारना है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सर्वप्रथम भोजन, वस्त्र और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। इसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। संसार के अनेक देशों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में बहुत अंतर है। दो देशों में ही नहीं बल्कि एक ही देश के भिन्न क्षेत्रों और वर्गों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। ठीक ना, क्या मिलता है आपको, मिलता है। ठीक है, 2 मिलता है का, 1 मिलता है। ठीक है, अंतर देखने को क्या मिलता है आपको, अंतर देखने को मिलता है। ठीक है ना, कैसे, जैसे आप उत्तर प्रदेश से आप जाइए राजस्थान में, वहाँ की गुणवत्ता कुछ अलग है, वहाँ से जाइए बिहार में, वहाँ का कुछ और है रहन सहन। ठीक है, तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है मानव विकास का अर्थ। मानव विकास का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग। मानव विकास जैसे हेडिंग लगाकर हम लिखे ना, वैसे हेडिंग लगा को आपको लिखना है एग्जाम में। मानव के अस्तित्व के लिए अनिवार्य भोजन, वस्त्र और आवास,
तथा सुखदायक वस्तुओं को जुटाना ही मानव विकास है, ठीक ना। सुखदायक वस्तु को जुटाना ही क्या है, मानव विकास कहलाता है। तो मानव विकास का उद्देश्य क्या है, देखिए मानव विकास का मुख्य उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके, ठीक ना। सार्थक जीवन का तात्पर्य आय तथा संपत्ति के विस्तार व लंबा जीवन जीने से नहीं है। जीवन का कोई उद्देश्य तथा उपयोगिता भी होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हो तथा अपनी बुद्धि और विवेक का विकास करते हुए परिश्रम के बल पर समाज में प्रतिभागिता करें व अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में स्वतंत्र हो तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति आसानी से पूरा कर सके, अपने उद्देश्यों की पूर्ति क्या कर सके, आसानी से पूरा कर सके। तो ये हो चुका आप लोग प्रश्न नंबर 9 था, हो चुका 8 का अथवा वाला था, हो चुका। हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। बस 2 क्वेश्चन इसमें बचा है, प्रश्न नंबर 9 और 9 का अथवा। देखिए पारितंत्र पिरामिड क्या है, विभिन्न प्रकार के पारितंत्र पिरामिडों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पारितंत्र पिरामिड या पारिस्थितिकी तंत्र पिरामिड, ठीक ना। तो ये दोनों बात एक ही है, पारिस्थितिकी पिरामिड हो या पारितंत्र पिरामिड हो, बात एक ही। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या जीव भार तथा संचित ऊर्जा में परस्पर एक प्रकार का संबंध होता है। इन संबंधों को जब चित्र रूप में दिखाया जाता है तो इन्हें पारिस्थितिकी या फिर पारितंत्र पिरामिड कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए पिरामिड 3 प्रकार का होता है, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। देखिए जीव संख्या का पिरामिड जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या के संबंध के बारे में बोध होता है उसे हम लोग जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए आपको इस प्रकार से फिगर दिख रहा है, ठीक है। फिगर दिख रहा है ना, तो इसमें देखिए ये वाला जो है आपका मांसाहारी है। और देखिए पहले यहाँ पर उत्पादक होते हैं, जो उत्पादक का मतलब होता है पौधे जो होते हैं, ठीक है। पौधे यहाँ पर लिखा भी है, उत्पादक है तो उत्पादक में कौन आएगा, पौधे आएंगे, ठीक है। और पौधे कौन खाता है, चूहा खाते हैं। जो शाकाहारी जीव होते हैं, चूहा या कीट होते हैं, जो कौन खाते हैं, चूहा खाते हैं पौधों को। और फिर उसके बाद चूहा को कौन खा जाता है, मांसाहारी खा जाते हैं। मांसाहारी जीव यानी कि सांप खा जाते हैं, ठीक है। फिर सांप के बाद कौन आता है, उसके बाद बाज हो जाता है, चील बाज आते हैं जो सांप को खा जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जीव संख्या का पिरामिड है, ठीक है। जिस जीव संख्या का पिरामिड आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरी हेडिंग है जीव भार का पिरामिड। जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के भार के संबंध का बोध होता है उसे जीव भार का पिरामिड कहते हैं। यहाँ पर देखिए भार इसमें दिया रहता है, ठीक ना, भार दिया रहता है। जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे अगर मान लीजिए 1000 हैं, 1000 किलो हैं, तो 1000 किलो अगर चूहा खा गया तो चूहा आपकी 1000 किलो में का 10% ही पाएगा, 100% ऊर्जा पाएगा, ठीक है। अरे 10% ऊर्जा पाएगा यानी कि 100 किलो पाएगा। और इसको सांप खाते हैं, 100 किलो चूहा सांप खाते हैं तो उसका 10% पाएगा यानी कि 10 किलो पाएगा। अगर उसी को फिर उसके बाद देखिए सांप है, सांप को 10 किलो है, 10 किलो को ये बाज खाता है तो उसका 10% ही मिलेगा यानी कि 1 किलो मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा था, जीव भार का पिरामिड था, ठीक है। जीव भार का पिरामिड हो गया। अब देखिए ऊर्जा का पिरामिड है। जो पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण तलों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा के संपूर्ण परिमाण का बोध कराता है उसे हम लोग संचित ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है। तो देखिए ऊर्जा पिरामिड है, ये सदैव कैसा बनता है, सीधे। देखिए पहले ऐसे बनाए हम लोग, पहले नीचे से बनाए, ऐसे बनाए, फिर इसको बनाए, फिर इसको बनाए, फिर इसको बनाए। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहला आता है जो 1000 था, ये 1000 जूल था, ये जूल है, ठीक है, ऊर्जा है, ठीक है। जूल क्या होता है, ऊर्जा होता है। 1000 जूल है उत्पादक का है, पेड़ पौधे का होता है। तो यहाँ पर देखिए जब इसको शाकाहारी कोई खाएगा तो वो कितना पाएगा, 100 जूल पाएगा। और जो प्राथमिक उपभोक्ता जिसे कहते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी आते हैं और इसको जब खाएंगे तो ये 10 जूल ही पाएंगे ऊर्जा, ठीक है। और 10 ऊर्जा को ये इंसान जब खाएंगे, इस मांसाहारी जीव को कौन खाता है, इंसान भी खाते हैं, तो इंसान खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 1 जूल ऊर्जा ही पाएंगे। जैसे मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं ना, बकरा खा जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से खरगोश भी खाते हैं, तो इसमें कौन सा 1 जूल ही ऊर्जा पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 का अथवा वाला जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रभाव
और संकटापन्न प्रजातियां और उनका संरक्षण। तो यहाँ पर देखिए आक्रामक विदेशी प्रजातियां क्या है। आक्रामक विदेशी प्रजातियां पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और मानव स्वास्थ्य पर कई तरह से नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव। यहाँ पर देखिए आक्रामक प्रजातियां जो विदेशी प्रजातियां के साथ भोजन, पानी और आवास के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। इससे देशी प्रजातियों की आबादी कम हो सकती है या वे विलुप्त भी हो सकती हैं। ठीक ना, क्या हो सकती हैं, विलुप्त भी हो सकती है, यानी कि समाप्त हो सकती है। इन प्रजातियों के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा हो सकता है। ठीक ना, इसमें क्या होता है, असंतुलन पैदा होता है। आर्थिक प्रभाव जो है आक्रामक प्रजातियों से जुड़े आर्थिक नुकसान में प्रबंधन लागत, फसलों की हानि और बुनियादी ढांचे को नुकसान शामिल है। उदाहरण के लिए देखिए जेब्रा मसल्स जल के पाइप और बुनियादी ढांचे को अवरुद्ध करती है। ठीक है, अब देखिए खाद्य आपूर्ति पर प्रभाव है। आक्रामक प्रजातियों और आपूर्ति को नुकसान पहुंचा सकती है। उदाहरण के लिए कैरेबियन फाल से मसल्स के ने केरल में मत्स्य पालन को नुकसान पहुंचाया है। ठीक ना, इस प्रकार से देखिए मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। एडिज एल्बोपिक्टस और एडिज इजिप्टी जैसी आक्रामक प्रजातियां मलेरिया, जीका और वेस्ट नाइल फीवर जैसी बीमारियां फैलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां थी, इनके ये क्या थे, प्रभाव थे। तो ये आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, संकटापन्न प्रजातियां और उनका संरक्षण। देखिए संकटापन्न प्रजातियां वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं या प्रजातियां कहलाती हैं। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिए। ऐसे प्रजातियों के उदाहरण काला हिरन हो गया। काला हिरन अभी कहीं नहीं दिखने को मिल रहा है। मगरमच्छ की जो मगरमच्छ हैं भी कम होते जा रहे हैं। भारतीय जंगली बाघ जो गधा होता है, भारतीय जंगली गधा जो होता है, ये भी कम होते जा रहे हैं। भारतीय गैंडा जो है भी लायन टेल्ड मकाक ये भी कम होते जा रहे हैं। संगई मणिपुर में भाव का हिरण। ठीक ना, मणिपुर में जो भाव का हिरण होता है वो भी क्या होता है, कम होता जा रहा है। ठीक है, संरक्षण देखिए, संरक्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं, संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षण करने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। पहला है संकटापन्न प्रजातियों के लिए पुनर्प्राप्ति योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना। ठीक है, उन प्रजातियों की स्थिति पर निगरानी रखना और उनका मूल्यांकन करना। तीसरा है राज्यों और जनजातियों को इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए अनुदान देना। उसके बाद चौथा है आपका इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए दूसरे देशों के साथ समझौते करना। इन प्रजातियों के बारे में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। ठीक है, पांचवा पॉइंट थी। छठी पॉइंट है इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए सुरक्षित बंदरगाह समझौते करना। इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए गैर सरकारी संगठनों और निजी नागरिकों के साथ मिलकर काम करना। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 9 का अथौला था, जो आपका ये आपका जो सेट नंबर 5 था पूरा कंप्लीट हुआ, पूरा समाप्त हुआ। ठीक है ना, 2 ही वीडियो में इसको हम समाप्त किए हैं। अगर आप लोग पूरा वीडियो या पूरा नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग देखिए। और पीडीएफ के लिए 7460012763। ठीक ना, ये नंबर आप लोग क्या करें, डायल कर सकते हैं। और 100 रुपये में आपका केमिस्ट्री का 5 साल का, फिजिक्स का 3 साल का और बायोलॉजी का 1 साल का पूरा सोल्यूशन, फुल सोल्यूशन देंगे जितना हम बताएं। ठीक है, 100 रुपये में। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लिए होंगे तो लिख लिए, बहुत अच्छा नोट्स हम आपको देते हैं। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।